सबसे बड़ा एसेट उसके स्टूडेंट्स होते हैं। और हम जैसे मैंने विश्वविद्यालय में रहते हुए न जाने कितने प्रशासनिक पदों पर भी काम किया है, लेकिन हमेशा ये कोशिश रही है मेरी कि मेरे स्टूडेंट्स से मेरा संपर्क हमेशा बना रहे, और मेरी ताकत मेरा वो प्रशासनिक पद नहीं बल्कि मेरी ताकत मेरे स्टूडेंट्स बने। सफर दर सफर एक नया इम्तिहान होता है, जिंदगी शायद इसी का नाम होता है। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस चर्चा का हिस्सा लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर एनके पांडे जी होंगे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लंबा सफर तय किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बस अच्छे हैं और समय अच्छा कट रहा है, मौसम भी आजकल थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, तो बसंत आ रहा है, मन खुश है। आपने यूनिवर्सिटी में एक लंबा सफर तय किया, तो आपने जब शुरुआत की और आज आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो क्या बदलाव देखते हैं? सही बात है, बहुत लंबा सफ़र हो गया है, 30-32 सालों का मेरा सफ़र है। और शुरू में जब मैं यहाँ पर आया था आईआईटी दिल्ली से, तो उस समय यहाँ का वातावरण बिल्कुल ही डिफरेंट था, और मेरे लिए एक आईआईटी जैसे सिस्टम से एक यूनिवर्सिटी के सिस्टम में आना एक हठात परिवर्तन था और गजब का अनुभव था, क्योंकि उस समय में ये विश्वविद्यालय कोई शक नहीं है कि अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता था, काफ़ी रिनाउंड विश्वविद्यालय था, लेकिन उस समय की राजनीति बहुत ही ज़्यादा इस विश्वविद्यालय पर हावी थी, और इस कदर हावी थी कि वायलेंस एक आम बात थी अर्ली 90s में। और शुरू के ही दिनों में जब मैं यहाँ आया तो स्वाभाविक एक अच्छे सिस्टम से आने पर और एक आपका प्रिंसिपल भी है उस पर आने पर, जब यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई अलग से मेरी पढ़ाई लिखाई के अलावा, तो उन जिन जिम्मेदारियों में मुझे इस बात का अनुभव हो गया कि संभवतः मैं इस सिस्टम के लिए फिट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ करता था गलत काम करने के लिए। चाहे वो स्पोर्ट्स का विभाग मैंने संभाला या कोई और भी संभाला, गलत टीम भेजने के लिए, गलत काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था। लेकिन पता नहीं ब्लड में कुछ इस तरह का शुरू से रहा है कि मैंने हमेशा रेजिस्ट किया है। और एक ऐसा भी समय आया था जब मैं एक हॉस्टल का वार्डन बना, तो न जाने कितनी धमकियां मुझे मिली उस समय में बलरामपुर छात्रावास में। लाइफ थ्रेट भी मुझे मिला, घर पर आकर के लोगों ने इतनी ज़्यादा धमकी दी, पुलिस की कार्रवाई भी हुई। तो शुरू से लेकर के अभी तक का जो सफ़र मैंने तय किया, उसमें जो पहला फेज़ हमारा लगभग 1990 से 2005-06 तक का था, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला था, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, और कॉम्प्रोमाइज़ जो नहीं करता है उसको झेलना पड़ता है। लेकिन गुरु कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से किसी तरह से मैं उसको सस्टेन कर पाया, और कहीं पर भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपने जैसे पूछा इतने लंबे समय में क्या परिवर्तन हुआ है, 2005-06 के बाद में विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स जो डिस्टर्ब करते थे यहाँ के एकेडमिक एटमॉस्फेयर को, वो यहाँ से बाहर हो गए, और एक बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर बना। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में कोई कमी आई, पढ़ाई का जो मामला था वो शुरू में भी अच्छा था, बीच के भी समय में भी अच्छा रहा। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा किया करते थे। 2005-06 के बाद में एक लंबा सफ़र तय हुआ है विश्वविद्यालय का, जिसमें चूंकि यहाँ पर शांति रहा है, एक शांति काल रहा है, इसलिए एकेडमिक की जर्नी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाई, अनइंटरप्टेड बढ़ पाई। ऑफ कोर्स वो भी लगभग 2011-12 तक, और 2012 में एक बार फिर से कुछ इस तरह का माहौल बनने की बात आई, लेकिन फिर वो शांत हो गया। तो एकेडमिकली हम लोग बढ़ते तो रहे हैं, और लेकिन वायलेंस का वो जो दौर था वो काफी घटता अब 9 के बराबर है। तो अब आप कह सकते हैं कि ऐसी कुछ बैड एलिमेंट्स यहाँ देखने को नहीं। इस वक्त यूनिवर्सिटी में कम से कम एक अच्छी बात ये है, उस तरह के एलिमेंट्स अब नहीं है। जो यहाँ पढ़ना चाहता है उसके लिए पढ़ने का माहौल है, जो खेलना चाहता है उसके लिए खेलने का माहौल है,
जो अन्य गतिविधियां करना चाहता है वो अन्य गतिविधियां कर सकता है फ्री होकर के, और यही एक विश्वविद्यालय का पर्पस होता है। तो हमारे यहाँ एक फ्री एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हमारे छात्र छात्राओं के लिए। 2 साल सर हम सभी जानते हैं कोरोना के काफ़ी हम लोग के लिए संघर्षशील रहे, तो इसमें आपसे मैं सीधा सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है बतौर प्रोफेसर, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी कितनी सार्थक है? देखिए, कोरोना काल की कुछ ऐसी भी सीख है जो हमें बड़ी अच्छी चीज़ें दे गई हैं। हालांकि कोरोना काल को बड़े ही खराब चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, और जितना कम याद किया जाए उतना कम याद रहेगा। बहुत हमारे अपने चले गए, हम लोग खुद ही कोरोना से ग्रसित होने के बाद, बहुत झेलने के बाद उबर पाए हैं। हमारे छात्र छात्राओं पर बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा है, घर में बंद, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नौकरी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े सफ़रर इसके रहे हैं। जहाँ तक उनकी पढ़ाई की बात है, देखिए पढ़ाई आप कितना भी ऑनलाइन कर लें, जब तक फेस टू फेस क्लासरूम सिचुएशन में नहीं पढ़ाई होती है, तब तक एक हेल्दी इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर के बीच नहीं होता है, एक एकेडमिक एंगेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात और भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑनलाइन की पढ़ाई है ये अच्छी नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों को कंपेंसेट करता है, और बल्कि अब हमको यह सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में हम फिजिकल भी क्लासेस के बारे में सोचें और ऑनलाइन क्लासेस, दोनों का एक सिंक्रेटिक, एक मिला जुला हम ऐसा बनाएं ताकि एक बेस्ट हम इफर्ट निकाल पाएं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कोरोना काल में कि बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने ई कंटेंट बड़े अच्छे अच्छे डेवलप किए हैं, और इन ई कंटेंट का फायदा ये हो रहा है कि स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार तीसरी बार उसको सुने, अपने समय के अनुसार सुने, क्लासरूम का कोई बंधन नहीं है। तो इतने क्वालिटी के ई कंटेंट हमारे पास आ गए हैं, ऑनलाइन इजीली फ्रीली अवेलेबल हैं, कि स्टूडेंट्स के ज्ञान को एनरिच करते हैं। तो अगर ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट करे, अपने आप में सब्स्टिट्यूट नहीं बने, वो अगर हमारे फिजिकल क्लास को सब्स्टिट्यूट करे तो एक बहुत बढ़िया एक तरीका है हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का। क्योंकि हम उसके बिना, चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि हम घर बैठे अपने मोबाइल पर बेस्ट लेक्चर्स वर्ल्ड के सुन रहे हैं। हम नहीं, इसी कोरोना काल में मैंने खुद ही लगभग मुझे लगता है 150 से 200 ई कंटेंट मैंने, वीडियो लेक्चर्स और ई कंटेंट मैंने खुद डेवलप किया है फिजिक्स में, और वो मुझे बड़े अच्छे फीडबैक मिले हैं अपने बच्चों से। तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है। हाँ, एक चीज मेरा सजेशन जरूर है कि इसको आप कॉम्प्लीमेंट करें अपने फिजिकल क्लास के लिए, इसको फिजिकल क्लास का सब्स्टिट्यूट न बनाएं तो बेहतर होगा। सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर से मेट्रो गुजर रही है, आपको क्या लगता है इससे स्टूडेंट्स को और लखनऊ यूनिवर्सिटी को कितना फायदा मिलेगा? 2 तरह से। एक साइकोलॉजिकली, हमारे बच्चे जब देखते हैं मेट्रो को तो बढ़ती हुई दुनिया को सामने सामने देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं कि भाई दुनिया ऐसे बढ़ी है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये लखनऊ भी। और हमारे विश्वविद्यालय से अगर गुजर रहा है तो नयापन को प्रतिदिन वो देख पा रहे हैं। ये तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हुआ। फिजिकल एस्पेक्ट बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो बच्चे दूर दराज से आते थे विश्वविद्यालय, सुबह दोपहर को, और इतने बड़े ट्रैफिक से होकर आते थे, इतना समय दे करके आते थे, वो सीधे विश्वविद्यालय के कैंपस में अपने घर से पहुंच रहे हैं। और इसका फायदा उनको ये हो रहा है कि हैसल फ्री, ट्रैफिक फ्री से, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री से वो अपने कैंपस में पहुंच रहे हैं और यहाँ से घर जा रहे हैं। हालांकि चूंकि मेट्रो के अभी फीडर्स नहीं बने हैं रास्तों के, तो सभी बच्चों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिनको भी फायदा मिल पा रहा है वो बड़ी अच्छी बात है। तो मेट्रो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी बहुत ही सहायक है हमारे बच्चों के लिए, और हमारे कैंपस के सामने होने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। आपने एक लंबा सफर तय किया, जैसे इंट्रो में बताया। कोई आपकी और आपके स्टूडेंट्स के साथ की कोई ऐसी मेमोरी जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहिए? वैसे तो बहुत होंगी, लेकिन एक कोई सर बहुत बेस्ट अगर कोई। नेचुरली एक टीचर के लिए सबसे बड़ा एसेट उसके स्टूडेंट्स होते हैं। और हम, जैसे मैंने विश्वविद्यालय में रहते हुए न जाने कितने प्रशासनिक पदों पर भी काम किया है, लेकिन हमेशा ये कोशिश रही है मेरी कि मेरे स्टूडेंट्स से मेरा संपर्क हमेशा बना रहे।
और मेरी ताकत मेरा वो प्रशासनिक पद नहीं, बल्कि मेरी ताकत मेरे स्टूडेंट्स बने। मैं जब पढ़ाता हूँ क्लासरूम में, तो पढ़ाते समय मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा भी 2-4 मिनट निकाल कर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। तो ऐसा ही मैं बताते बताते क्लास में कभी कभी ऐसा भी अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करता हूँ। जैसे मैं प्योर एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। कॉलेज में अचानक गया, अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, लेक्चर बड़ा मुश्किल होता था। जब एग्जाम देने बैठते थे इंग्लिश मीडियम में, तो कभी कभी अप्रोप्रिएट वर्ड अंग्रेजी के या शब्द वाक्य नहीं बनते थे, तो वो वहाँ पर हम प्रायः हिंदी में लिख दिया करते थे। अंग्रेजी लिखते लिखते बीच में हिंदी इंसर्ट कर देते थे। गनीमत थी कि अच्छे टीचर्स हमारे थे शुरू से ही, तो वो इस बात क्रेडिट ये देते थे कि नॉलेज है या नहीं। लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। एक मैं न्यूज़पेपर लिया करता था, एक डिक्शनरी रखता था, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ता था, उससे वर्ड्स जो नहीं समझ में आते थे उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग फिर डिक्शनरी में देख करके फिर एडिटोरियल दोबारा पढ़ता था, उसके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में उसका अर्थ समझने की कोशिश करता था, और फिर धीरे धीरे अपनी अंग्रेजी को सुधारता गया। बड़ी मेहनत की, और ये डेली का रूटीन मेरा सालों रहा है। बोलने की प्रैक्टिस मित्रों के साथ में रहता था, तो आपस में चैलेंज लगता था कि अगर कोई हम लोग को अंग्रेजी में बात करनी है, अगर कोई गलती से हिंदी में बोल गया तो उसे सबको चाय पिलानी पड़ेगी। तो इस तरह के हम लोग आपस में किया करते थे। परिणाम धीरे धीरे ये हो गया कि बाय द टाइम सेंट जेवियर्स कॉलेज से पास होकर के मैं IIT दिल्ली में गया, यू वुड बी सरप्राइज्ड, आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर्स इन इंग्लिश। तो ये मेरी जिंदगी का अपना अनुभव था, और उसके बाद तो कोई पीछे देखने वाली बात नहीं थी। लोग विश्वास नहीं करते थे कि मैं प्योर हिंदी मीडियम से हूँ। आज भी मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो लोग मेरी ड्राफ्टिंग को समझ जाते हैं कि जरूर इनके पांडे ने लिखा होगा। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते ये बात भी बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे दूर दराज के गाँव से आते हैं, सेमी अर्बन एरियाज से आते हैं, जहाँ वो प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी उनकी नहीं अच्छी होती है। तो मैं व्यक्तिगत अनुभव से उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे तुम अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इसी संदर्भ में वन फाइन मॉर्निंग में अपने ही डिपार्टमेंट में टहल रहा था कि एक स्टूडेंट सामने से आया, उसने पैर छूकर प्रणाम किया और कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, इस वक्त मैं इसरो में हूँ। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है सर, आपने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पढ़ाया था, और बच्चे हमें कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही मेरे पढ़ाई के बारे में दिया करते हैं कि आपकी बातें बड़ी अच्छे समझ में आती हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो उसने कहा कि सर एक बार आपने मेरे क्लास में कहा था, मैं एक गांव के एरिया से आया था, अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी, आपने अपना एक अनुभव शेयर किया था न्यूज़पेपर पढ़ने और ये सब करने का। सर मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं अपनी अंग्रेजी ठीक उसी तरीके से बढ़ाता चला, अच्छा करता चला गया। और सर आज तक मैंने पता नहीं कितने सारे लेक्चर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दिया है, अंग्रेजी में दिया है, और बहुत अच्छे फ्लुएंसी के साथ दिया है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद उस एक्स्ट्रा चीज को बताने के लिए। तो ये चीजें हमारे जनरल पढ़ाई फिजिक्स के अलावा ये लाइफ से रिलेटेड चीजें इनको हम बताते हैं बच्चों को, और जब फीडबैक मिलता है बच्चे बताते हैं कि उन्होंने इम्बाइब किया है अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में, और उससे उनको फायदा हुआ है, तो रियल में एक टीचर को उसका वर्थ समझ में आता है कि कैसे बच्चों के करियर को शेप करना है। क्लासरूम में जाकर के सिर्फ लेक्चर देना एक टीचर का काम नहीं। मैं बड़ा अंतर रखता हूँ एक शिक्षक और एक गुरु में। मैं ये नहीं जानता कि कब मैं शिक्षक से गुरु बन गया और कितने सारे बच्चे मुझे बहुत ज्यादा लाइक करने लगे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक गुरु सिर्फ पढ़ाता नहीं है, जिंदगी बनाने की कला भी सिखाता है, ये फर्क है। सर आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में अभी हालांकि बहुत से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी भी किन बिंदुओं पर हम लोग को काम करने की ज्यादा जरूरत है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हर टीचर को अपना टीचर होने को साबित करना पड़ेगा। आज जो पढ़ाते हैं हम क्लासरूम में, तो उसमें से बहुधा चीजें गूगल पर उपलब्ध हैं। सवाल आज सिर्फ बच्चों का एडमिशन ले लेना ही एक चैलेंज नहीं है, बच्चों को क्लास में रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे आपके क्लास में आए, आपकी क्लास को सुने, समझे और फायदा लेकर जाएं, अन्यथा वो आपके क्लास में क्यों बैठे।
तो आपके क्लास को आज के जो भी डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रहे हैं आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, उससे रिलेट करके आपके क्लास को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। जो 1944 में 1945 में रिसर्च हुआ था वो हमारे सिलेबस में है, और वो आज हम 15-20 साल से अपने क्लासरूम में जाकर बांचते रह गए हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें गूगल पर उपलब्ध है। आप आज की तारीख में उसको अपडेट करके एक्स्ट्रा अगर कोई ज्ञान देते हो तो बच्चा आपके क्लास में आएगा, अन्यथा वो गूगल से काम चला लेगा। एक नयापन भी होना जरूरी है। नयापन आपको लाना है, और आपको बहुत सारी चीजों को सिखाने के लिए जिंदगी के अनुभव को बच्चों के साथ शेयर करना है। उनको ये फील कराना है कि भाई देखो आप उनके लिए हैं। तो एक टीचर के लिए बहुत चैलेंज, देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक है टीचिंग, एक है रिसर्च। तो टीचिंग अगर हमारी बहुत अच्छी होगी तो हम न जाने कितने सारे ग्रेट लोगों को पैदा कर लेंगे। तो टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जैसे होना चाहिए, तो हमारे यहाँ हर टीचर को ध्यान देना होगा कि स्टूडेंट क्लासरूम में रहे, सीखे, और हमको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेनी पड़ेगी। रिसर्च हर कोई कर रहा है अपने अपने अनुसार, और जहाँ तक बात है रिसर्च में अच्छा कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है हमारे टीचर्स का। और एक बात है, ठीक है हम रिसर्च में पूरी तरह से लगे, अच्छा वर्क करें, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसको टीचिंग के कॉस्ट पर अगर आप करते हैं तो आप टीचर होने के पर्पस को डिफीट कर रहे हैं। तो आप अपने टीचिंग को सुधारें, क्लासेस रेगुलर लें, स्टूडेंट्स को फील कराएं, उनको एंगेज करें, नई चीजें बताएं, थ्रस्ट एरियाज से उनको कोरिलेट करें, ताकि उनको आगे चल करके अपने चॉइस बनाने में कि किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, उनको सुविधा। ये बात है सर। यहाँ की जो डिजिटल लाइब्रेरी है अभी तक की सबसे बेस्ट और यूनिक मानी जा रही, इसमें क्या विशेषता है ऐसी? देखिए डिजिटल लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रिमोट एक्सेस भी मिलता है। आप घर बैठे इतना कंटेंट को पढ़ सकते हैं दुनिया भर में, आपको इजी एक्सेस में है। तो डिजिटल लाइब्रेरी, और आज के जमाने में आपको ट्रैवल से बचना है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं तो दूर रहते हुए आपको कंटेंट को, रिसोर्सेज को आपको एक्सेस करना है। तो डिजिटल लाइब्रेरी तो आज एक बज़वर्ड है, हर किसी को उसकी जरूरत है। हर किसी को लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट बुक्स के बारे में, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जानने की जरूरत है। तो डिजिटल लाइब्रेरी तो एक मस्ट है, बल्कि अब तो हमारी सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की ही बात कर दी। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी चीज है कि भाई हम हर तरफ डिजिटली हो रहा है। आप जहाँ कहीं भी कुछ पे भी कर रहे हैं डिजिटली, एक सब्जी वाला एक QR कोड लेकर के चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो रिसेंटली मैंने एक फोटोग्राफ देखा कि एक जिसके साथ छोटी सी कहानी थी कि एक भिखमंगा मांग रहा था लोगों से, लोग कहते थे छुट्टे नहीं है, लोग कहते वो नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने QR कोड अपने गले में डाल लिया। अब उसको अगर आपको 10 पैसे भी देना है, 10 रुपया देना है, आप QR कोड से दे दो। अब आप कह नहीं सकते कि उसको आपके पास छुट्टे नहीं है। तो ये इनोवेटिव आइडिया उसने इस्तेमाल किया, डिजिटल का फायदा उठाया। तो डिजिटल तो हमारी जिंदगी में रच बस गया है, हम डिजिटल हो चुके हैं, अब इससे एस्केप नहीं है। इसमें अपने आप को आइडेंटिफाई इसके साथ करने की जरूरत है, ये पर्पस। सर एक मजाकिया सवाल है, आप इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं तो आपके स्टूडेंट्स आपसे डरते हैं जब आप लेक्चर देते हैं? कभी डांट, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं आया या बहुत रेगुलर नहीं है तो आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं? बहुत सिंपल बात है। देखिए आपके क्लास में अगर डर का माहौल रहेगा तो कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट सबसे पुअर होगा, सबसे पुअर होगा। क्लास में जब आप क्लास लेते हैं तो क्लास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हल्का होना चाहिए, और मेरे हर क्लास का माहौल बिल्कुल हल्का होता है। इसका फायदा क्या है कि अगर आपका माइंड एट ईज है, रिलैक्स्ड है, इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि कठिन से कठिन चीजों को आप एक रिलैक्स्ड माइंड को बड़े आसानी से समझा सकते हैं, और तनाव वाले व्यक्ति को आप कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्लास आपका दो तरह से होना चाहिए। नंबर 1 रिलैक्स्ड, और दूसरा लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर। क्योंकि जब ह्यूमर आपके क्लास में रहता है तो बच्चे आने को विवश होते हैं आपके क्लास में, नहीं भाई ये क्लास रिलैक्स्ड है, इसमें मजा आता है। और मेरे साथ तो दूसरी ही बात है, जब मैं क्लास में जाता हूँ, कोई भी नया बैच मिलता है तो मैं कहता हूँ देखो भाई मेरे क्लास में आओ, आराम से बैठो, सुनो लेक्चर को, अच्छे से ध्यान दो, नोट्स मत लिखो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच में नोट्स मत लिखो, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे अटेंशन आपका डाइवर्ट होता है लिखने में। मत लिखो,
मैं जब पढ़ा लूंगा तो लास्ट में मैं इसे नोट करा दूंगा आपको, मैं डिक्टेट कर दूंगा आपको। तो बच्चे इस तरीके से मेरे बातों को ध्यान से सुनने में लगते हैं और तो क्लास के एंड में मैं उनको लिखा देता हूँ इस चीज को, और एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होता है। उत्तम उनका इंटरेस्ट डेवलप, जब एक्चुअली बारीकियों को समझेंगे। देखिए कोई भी सब्जेक्ट टफ तब होता है जब आपको समझ में नहीं आता है, और टफेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है वो इजीएस्ट तब होता है जब आप समझ जाते हैं। तो बात समझने की है। तो क्लास में मैं अपने बच्चों को ये भी कह देता हूँ कि देखो अगर बीच में तुम्हें ऐसा लगे कि हल्की सी नींद आ रही है तो एक झोंका ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि कहीं हो सकता है लास्ट में तुमसे सवाल पूछ दूं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो भाई बच्चों को मैंने ये फ्रीडम तो दिया कि सो सकते हो, लेकिन ये भी कह दिया कि मैंने सवाल पूछ लिया। तो एक ह्यूमर में उनको मैंने मैसेज दिया कि भैया देखो बेटा क्लास में आए हो, क्लास में अटेंटिव रहो, सुनो, क्लास में कहीं फोकस होना चाहिए, रिलैक्स, इसके लिए तो नहीं आए हो। दूसरी बात, मेरे क्लास में बच्चे मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर है, बच्चे अगर 45 मिनट्स के बाद भी आए, मेरे क्लास में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आने का। मैं कहता हूँ 2 बातें। नंबर 1, किसी भी समय आते हो आ जाओ, जितना तुम समझ पाओगे उतना ही समझो, बाकी फ्रेंड से बात कर लो, नहीं समझ में आया मुझसे बात कर लो। कम से कम क्लास में आ गए 50 मिनट बाद ही तो आ जाओ, कोई तुम्हारी क्लास है, मेरी क्लास थोड़ी है, ये तुम्हारे लिए, तुम लेट हुए तुम्हारा नुकसान हो रहा, तो जितना कम नुकसान कर पाओ उतना अच्छा है। एक तो ये चीज हो गया कि तुम क्लास में कभी भी आ जाओ। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है, क्लास में कभी भी आओ, डोंट आस्क मी मे आई कम इन सर, क्योंकि जब आप कहते हो मे आई कम इन सर, तो आपकी आवाज पर सिर्फ मेरा नहीं पूरे क्लास का अटेंशन आपकी तरफ जाता है और पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। 1 घंटे की क्लास में अगर 5-6 बच्चे भी अगर लेट आ गए एक एक करके, तो 5-6 बार पूरी क्लास का अटेंशन डाइवर्ट होता है। सर ये तो आपकी क्लास का सबसे यूनिक एक तरीका है। मेरे क्लास में बहुत सिंपल सी बात है, जब तुम आए हो, तुम्हारी क्लास है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, चुपचाप से आकर के जगह खोज करके बैठ जाओ। डोंट आस्क मी मे आई कम इन सर। इसका फायदा ये होता है मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। दूसरी बात, मैं अपने क्लास को हमेशा ह्यूमरस बना के रखता हूँ। मैं अपने क्लास में कोई भी चीज पढ़ाता हूँ तो उसके साथ मैं खोजता हूँ, सोचता हूँ लाइफ से रिलेटेड चीजों को क्या लिंक करें, और कुछ ह्यूमरस चीज अगर मिले तो और भी अच्छी, क्योंकि आप किसी टॉपिक को किसी ह्यूमरस या किसी स्टोरी के साथ कोरिलेट करके जब आप पढ़ते हो तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। एक और चीज, और ये चीज अगर लोग फॉलो करें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाया गया एक ग्राफ है, मैं आपको भी ग्राफ नहीं दिखा सकता, ब्लैक बोर्ड नहीं है वो, इसको मैं हर क्लास में इसको बताता हूँ, वो होता है मेमोरी ग्राफ। मेमोरी ग्राफ में क्या होता है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं कहता हूँ देखो आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, आप सबकी समझ में आया, तो एक मेमोरी वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचो। आज की तारीख में जो समझे हो एकदम पीक पर है, इसके बाद करीब 1 सप्ताह के बाद में वो पीक से थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, 2 सप्ताह के बाद और नीचे आ जाएगा, 3 सप्ताह के बाद और आपकी मेमोरी से खत्म होगा, 1 महीने के बाद थोड़ा सा याद रहेगा, 2 महीने के बाद आप, या 3 महीने के बाद अगर कोई कह रही है ये वाला टॉपिक है थोड़ा समझाओ हमको, तो यार लगता तो है ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा है, मतलब आपकी मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है। अब 3 महीने के बाद आपका 4थे महीने में एग्जाम है, अब आपने बड़े अच्छे से एक क्लास में समझा था और आज आपका एग्जाम आ गया है, वो समझा हुआ सब कुछ 0 हो चुका है, आप बिल्कुल बॉटम से शुरू करके पीक पर जाना है, हर पेपर में जाना है, तो आपका माइंड जनरली कंफ्यूज्ड हो जाता है। आप अगला पन्ना पलटते हो, पिछला लगता है भूल गया। तो व्हाट इज द वे आउट फॉर दिस? इसका तरीका ये है कि जैसे आपने जिस दिन पढ़ा, उस दिन पढ़ने के 1 सप्ताह के बाद जब वो गिर करके नीचे ग्राफ आया, उसी समय अगर आपने 10 मिनट उस टॉपिक को दे दिया और उसको फिर से एक बार रिवाइव कर लिया, तो वो लगभग पीक पर फिर चढ़ गया। 15 दिन बाद अगर एक बार फिर से उस टॉपिक को आपने 10 मिनट दे दिया, तो फिर से वो पीक के लगभग रहा। 3 महीने बाद 2-3 बार 4 बार अगर आपने बीच बीच में 10 मिनट दिया, तो 3 महीने बाद भी पीक से थोड़ा ही सा नीचे होगा। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन द 4th month, दैट इज नियरली एट द पीक। तो आपको छोटा गैप को फिलअप करना है और हर पेपर आपका चूंकि वही है, तो इसलिए आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, और साथ में हम किस तरह से अपने सारे के सारे पेपर्स को मैनेज करें पढ़ने में, और कैसे मेमोरी को हमेशा ही हम बिल्कुल रिसेंट बना के रखें, ये एक टैक्टिक जो है ये स्टूडेंट्स को लर्न करना पड़ेगा।
और हर अपने क्लास में मैं ये मेमोरी ग्राफ बनाता हूँ ब्लैक बोर्ड पर और बनाकर उनको समझाता हूँ कि तुम्हें किस तरह से अपने मेमोरी को पीक पर रखना है हर टॉपिक के बारे में, नॉट ओनली अबाउट जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ बल्कि दूसरे लोग भी जो पढ़ा रहे हैं, सारे पेपर्स में एक्सपेरिमेंट करो और देखो अपना परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो बच्चे फॉलो करते हैं जो लोग, उनको वाकई फायदा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ग्राफ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मेरे माइंड के अलावा। सर अगर देखा जाए बीते समय से आज तक के समय को, तो यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का जो चलन है वो एक तरह से देखा जाए खत्म हो गया और छात्र राजनीति की रफ्तार धीमी हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र संघ का मतलब है कि छात्रों के समस्याओं को सामने रखने के लिए जो प्रशासन में लोग होते हैं उनके लिए छात्र छात्राओं का प्रतिनिधि होना। इधर असल में पीछे समय को अगर मैं देखूं, जैसा कि मैंने इंटरव्यू के शुरू के पार्ट में अपने अनुभव के बारे में बताया था कि जब छात्र राजनीति में वायलेंस और बाहर की राजनीति शामिल हो जाती है जिसको कि आप रोक भी नहीं पाएंगे, तो उसका विभत्स रूप आने लगता है और न उसको फिर समाज पसंद करता है, न विश्वविद्यालय के लिए वो अच्छा है, ना एकेडमिक एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है। कोई शक नहीं, छात्र संघ होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ में उन्हीं प्रतिनिधियों को आना चाहिए जो लोग वाकई एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं भविष्य में, और अभी इस समय छात्र छात्राओं की बातों को सही तरीके से, सभ्य तरीके से प्रशासन के लोगों के सामने रख पाए। क्योंकि छात्र छात्राओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी समस्याएं कई जगहों पर कोई सुनने वाला नहीं होता है, और खास करके जब छात्र संघ जैसी चीजें कई जगहों पर नहीं होती हैं तो वहां पर तो उन पर और भी ध्यान नहीं दिया जाता और इससे छात्राओं का नुकसान तो होता है। तो छात्र संघ होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ कैसा होना चाहिए इसके बारे में एक बड़ा डिबेट बहुत पहले भी हो चुका है, फिर होना चाहिए। लिंगदोह कमीशन भी इस पर आया था, लिंगदोह कमीशन के रिकमेंडेशन भी आए थे जिसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए थे कि उन गाइडलाइंस के अनुसार अच्छे छात्र छात्राओं को आगे बढ़ करके प्रतिनिधि बनना चाहिए और तभी वो समाज को भी आगे चलकर अच्छा दे पाएंगे और आज की तारीख में आज के छात्र छात्राओं की बातों को आगे बढ़ाकर रखना चाहिए। तो मेरा मत है छात्र संघ होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ में छात्र प्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं के जो प्रतिनिधि बनेंगे उनकी क्वालिटी, उनका कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब असल में जो वाकई योग्य हो और जो कि अपने पॉलिटिकल मोटिव से कि इस छात्र संघ का प्रतिनिधि बन करके दिखा करके और आगे पॉलिटिकल करियर को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो वाकई समाज को एक लीडरशिप। देखिए, विश्वविद्यालय जो होता है ये बेसिकली आप मान के चलिए कि ये एक तरह की नर्सरी पॉलिटिक्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय है, यहाँ पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई होती है। तो इस तरह की नर्सरी है, यहाँ से अच्छे लोग निकले हैं विश्वविद्यालयों से एक बड़े छात्र नेता निकले हैं जो विश्वविद्यालय, जो कि हमारे पूरे भारत में अच्छा रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों ने दिया है। लेकिन वो अच्छे नेता थे, लेकिन गलत मोटिव से कोई बन जाए, पढ़ने लिखने में जिसकी जीरो रुचि हो, कोई रुचि नहीं हो और जबरदस्ती छात्र नेता बनने की कोशिश करे, तो ऐसे छात्र नेताओं से दूर रहना चाहिए। ना ही वो समाज का निर्माण कर सकता है, ना यूनिवर्सिटी को अच्छे मुकाम, बिल्कुल ना तो छात्र छात्राओं का अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकता है, न प्रशासन के सामने छात्र छात्राओं की बात रख सकता है, और न आगे चल करके समाज में कोई नेतृत्व दे सकता है। ऐसे छात्र नेता नहीं चाहिए। छात्र नेता वो चाहिए जो अच्छा प्रतिनिधित्व दे सके, और पहले दिए हैं विश्वविद्यालयों ने। छात्र संघ हो, लेकिन छात्र संघ में चुनाव के समय की, चुनाव के तरीकों की और व्यक्तित्व की छात्र छात्राओं के उनकी मर्यादा अवश्य। सर, अंत में चाहेंगे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमारे शो के जरिए एक मैसेज दें। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपका ये यूथ का जो पीरियड है ये दो चीजों के लिए आपके पास है। एक, यूथ को एंजॉय करने के लिए, फुली एंजॉय करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन यही वो टाइम है जब आपका करियर बिल्ड होता है। तो करियर की तरफ भी अपना ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। और पढ़ाई लिखाई नहीं, आप जिस विधा में आपका पैशन है, जिस विधा में आप जाना चाहते हैं आज की दुनिया में, उस पर पूरा टाइम दीजिए, पूरा डेडिकेशन दीजिए और पूरे मनोयोग से उस पर जुट जाइए। देखिए, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे।
कॉम्प्रोमाइज मत करिए, हर चीज में हाँ में हाँ ना मिलाइए। यू मस्ट लर्न टू से नो इन योर लाइफ, अन्यथा आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको भी सर मजा आया होगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। इस एंगल से मुझे इंटरव्यू तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, ये वाला जो एंगल किसी ने टच किया है तो आज पहली बार किया है, और मुझे बताने में एज ए टीचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं चाहूंगा कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जाए और इसको फॉलो अगर कर लें, आई थिंक दे विल बी हाईली बेनिफिटेड। राइट सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।